वैसे I've just tried LMS has started working. LMS काम कर रहा है, लेकिन क्विज हम फिर कल ही ले लेते हैं। कल आप लोगों की क्लास होती है 3:40 से 4:30, सो लास्ट 10 मिनट्स में हम क्विज कर लेंगे। अच्छा जी, स्ट्रेस कंसंट्रेशन एंड नॉच सेंसिटिविटी। अब ये एक एग्जांपल है, इसमें रादर ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन की एग्जांपल तो नहीं है, बल्कि मेरीन इक्वेशन और जो आपने रिलेशनशिप पढ़ा था फटीग स्ट्रेंथ निकालने का, वो दोनों इस एग्जांपल में यूज़ हो रहे हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट और अच्छी एग्जांपल है जिससे आपको ये चीज़ें अप्लाई करना आ जाएंगी। 1015 हॉट रोल्ड स्टील बार, ठीक है, हैज बीन मशीन्ड टू अ डायमीटर ऑफ 1 इंच। ठीक है, तो आपको ये सरफेस फिनिश पता लग गया, इसकी मशीनिंग है, और इसका डायमीटर जो है दैट इज 1 इंच। इट इज टू बी प्लेस्ड इन रिवर्स्ड एक्सियल लोडिंग फॉर 70,000 साइकिल्स। 70,000 साइकिल्स, इसके लाइफ इसकी 70,000 साइकिल्स रिक्वायर्ड है इन एन ऑपरेटिंग एनवायरमेंट ऑफ। अब टेम्परेचर, जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है दैट इज गिवन एज 550 डिग्रीज फ़ारेनहाइट यूजिंग ASTM मिनिमम। अच्छा, एक और कि ये एक्सियल लोड है, ठीक है, लोड, एक्सियल लोड। यूजिंग ASTM मिनिमम प्रॉपर्टीज एंड अ रिलायबिलिटी ऑफ 99%। रिलायबिलिटी भी उसने बता दी आपको 99% चाहिए। Estimate the endurance limit and fatigue strength at 70,000 cycles। आपने endurance limit भी find out करनी है और fatigue strength at 70,000 cycles भी find out करनी है। यानी अगर आप से फॉर एग्जांपल इसका अगर आप SN ग्राफ बना रहे हैं तो endurance limit तो ये आ जाएगी ना कि जो आपका ये हॉरिजॉन्टल कब हुआ है, लेकिन 70,000 साइकिल्स का मतलब है 7 × 10⁻⁴ साइकिल्स। तो यानी ये अगर फॉर एग्जांपल 7 × 10⁻⁴ है, तो आपको यहाँ पे इस 70,000 साइकिल्स पे ये जिस वैल्यू ऑफ स्ट्रेस के ऊपर फेल करेगा, तो ये आपकी फटीग स्ट्रेंथ होगी एट 70,000 साइकिल्स। ये भी आपने फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो सबसे पहले तो एंड्योरेंस लिमिट, अब उसके लिए आपको ये जो मटेरियल है 1015 हॉट रोल्ड स्टील बार, इसकी आपको अपेंडिक्स A20 से अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालनी होगी, ठीक है। और KPSI में निकालेंगे क्योंकि सारा जो आपका प्रॉब्लम है दैट इज इन इंचेस वाले सिस्टम में, US कस्टमरी यूनिट्स में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकाल लें, टेबल A20 में जाएं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज 50 KPSI, ठीक है, 50 KPSI। अब आप इसकी S प्राइम E निकाल लें, बिकॉज 50 इज लेस देन 200, सो S प्राइम E वुड बी 0.5 × SUT। अब ये देख लें कि आपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ के साथ क्या करना है, क्योंकि आपको 550 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के ऊपर एंड्योरेंस लिमिट निकालनी है। तो या तो आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ को ही डिक्रीज कर लें और 550 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जो वैल्यू है अल्टीमेट स्ट्रेंथ की उसको यूज करें, तो फिर आप आखिर में टेम्परेचर मॉडिफिकेशन फैक्टर जो है वो 1 ले सकते हैं। अदरवाइज आप रूम टेम्परेचर पे SUT से S प्राइम ही निकाल लें, और फिर आप जो भी ST ओवर SRT की यानी टेम्परेचर मॉडिफिकेशन फैक्टर के डी की जो भी वैल्यू होगी वो आप S प्राइम E से मल्टीप्लाई करके SE निकालेंगे। सो एनी वन ऑफ दीज मेथड्स इज गुड। इधर जो बुक में इसने अल्टीमेट स्ट्रेंथ को रिड्यूस किया पहले, तो आपकी फॉर एग्जांपल मेरीन इक्वेशन है SE इज इक्वल टू KA KB KC KD KE KF इंटू S प्राइम E, ठीक है। अब देखें KA वो मशीनिंग की वजह से जो भी निकलेगा वो आपने मल्टीप्लाई करना। KB एक्सियल लोड है, एक्सियल लोड पे हमने कहा था कि लोडिंग फैक्टर 1 होता है, ठीक है, तो ये 1 होगा।
के सी अगेन एक्सियल लोडिंग के लिए 0.85 होता है, वो भी मैं आपको पीछे से दिखा दूंगा। के डी अगर आपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, अल्टीमेट स्ट्रेंथ के अंदर टेम्परेचर फैक्टर ले लिया और अल्टीमेट स्ट्रेंथ को कम कर लिया, रिड्यूस कर लिया, फिर इधर आप के डी को 1 लेंगे। अदरवाइज अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपने रूम टेम्परेचर वाली ली तो फिर यहाँ पे के डी की वैल्यू को जो भी वैल्यू एस टी ओवर एस आर टी की आएगी वो निकालनी। के ई रिलायबिलिटी फैक्टर है, ठीक है, मिसलेनियस कोई फैक्टर मौजूद नहीं है इसलिए 1 ले लेंगे। के ई की वैल्यू पीछे से देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखें, अगर मैं बिल्कुल शुरू में जाऊं तो के ए की वैल्यू के ए इंटू एस यू टी रेज टू दी पावर बी है और उसने कहा सरफेस मशीन्ड है, ठीक है। तो मशीन्ड सरफेस के लिए आप ए की वैल्यू 2.7 और बी की -0.265 लेंगे और इधर से आप के ए की वैल्यू निकाल लेंगे एस यू टी की वैल्यू के साथ। फिर साइज फैक्टर है, ठीक है। वैसे तो डी की वैल्यू गिवन है और आपको जो है डी की वैल्यू से निकाल सकते थे के बी की वैल्यू, लेकिन चूंकि हमारे पास सिर्फ एक्सियल लोडिंग है इसलिए के बी की वैल्यू को 1 लेंगे। फिर आपके पास के सी है विच इज लोडिंग फैक्टर, एक्सियल लोडिंग के लिए 0.85 है इसलिए के सी को 0.85 लेंगे। उसके बाद टेम्परेचर फैक्टर है के डी। के डी जो है वो 550 फ़ारेनहाइट के ऊपर, ये देखें 550, ये तो सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट की तरह ये पॉइंट इन दोनों के दरमियान आएगा। तो या तो आप जो है इंटरपोलेशन के थ्रू फाइंड आउट करेंगे कि इसके दरमियान कौन सी वैल्यू आ रही है, या फिर आप ये जो ग्राफ है, ये ऑल दो दिस ग्राफ इज इन सेल्सियस, तो आपको अगर फ़ारेनहाइट वाला ग्राफ ये अवेलेबल हो तो आप उसमें से 550 को देख सकते हैं, या फिर आप इस इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर टी एफ की वैल्यूज़ को 550 पुट करते जाएं। तो जो भी एस टी ओवर एस आर टी की ये जो वैल्यूज़ हैं ये आएगी, इससे आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, अदरवाइज आप एंड्योरेंस लिमिट को भी इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आखिर में आपके पास रिलायबिलिटी फैक्टर, उसने कहा है जी 99% रिलायबिलिटी चाहिए, सो 0.814 वुड बी द रिलायबिलिटी फैक्टर। सो कमिंग बैक टू द प्रॉब्लम, ये 0.814 हो जाएगी रिलायबिलिटी फैक्टर, ठीक है। और एस यू टी की वैल्यू आप पहले फाइंड आउट कर लें। उसके लिए आप एस टी ओवर एस आर टी 550 फ़ारेनहाइट पे देख लें क्या होता है। ये उसने एवरेज ले ली दोनों वैल्यूज़ के दरमियान, क्योंकि 500 और 600 की रेंज में ये वाला ग्राफ लीनियर ही हो चुका होता है। सो 0.979 आ गई। सो अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू जो है दैट वुड डिक्रीज फ्रॉम 50 किलो पाउंड पर स्क्वायर इंच टू 49 व्हेन यू मल्टीप्लाई इट विद एस टी ओवर एस आर टी यानी 0.979। अब आप इंड्योरेंस लिमिट एस प्राइम ई निकाल लें विच इज 0.5 इंटू 49 24 4.5 kpsi, एंड नाउ you will get SE is equal to KA up to KF into S prime E, ये आपने 24.5 पुट कर दी। फिर KA निकाल लिया, मैंने बताया था A और B की वैल्यू कैसे निकालनी है, वो 0.963 आ गया। KB लोड फैक्टर 1 आ गया, KC लोड जो है सॉरी KB साइज फैक्टर 1 आ गया, KC लोड फैक्टर 0.85, के डी आप 1 लेंगे क्योंकि आप पहले ही टेम्परेचर का फैक्टर लगा चुके हैं, के ई आप 0.814 लेंगे, रिलायबिलिटी 99% रिलायबिलिटी के लिए जो आपके पास रिलायबिलिटी फैक्टर है 0.814 है। तो इन सब को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 16.3 किलो पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। सो यू कैन सी कि दिस इज a very major difference from endurance limit of lab specimen जो कि 49 kpsi था। So this is a major difference, हाफ से भी कम हो गई आपकी, ठीक है जी। This is your endurance limit।
मैं थोड़ी सी स्पेस बनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब आपकी इंड्योरेंस लिमिट तो आ गई 16.3 kpsi। अब आपने निकालना क्या है कि 70,000 साइकिल्स के लिए आपकी फटीग स्ट्रेंथ कितनी है, और फटीग स्ट्रेंथ होती है an रेज टू द पावर b। ठीक है, इसमें n तो 70,000 साइकिल्स आ गए। a और b की क्या वैल्यूज होती हैं? a and b are given as fsut square over se is a and -1/3 log fsut over se is b। ठीक है, तो इसके अंदर SE आपने फाइंड कर लिया 16.3 है, SUT आपने फाइंड कर लिया 49 है। ठीक है, F फाइंड आउट करने के लिए आपको फिगर मैंने लास्ट टाइम दिखाई थी। लेट्स गो बैक टू दैट फिगर। ये फिगर थी F फाइंड आउट करने के लिए। अब इस फिगर में के साथ जो मैंने आपको टेक्स्ट पढ़ाया था उसके अंदर लिखा था कि अगर आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो है वो 70 kpsi से कम हो तो आप F की वैल्यू को 0.9 ही लेते हैं। अगर तो 70 से ज्यादा हो तो फिर आप इस ग्राफ से फाइंड आउट करते हैं, और अगर 70 से कम हो फॉर SUT लेस देन 70 kpsi F इज इक्वल टू 0.9 होता है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने F की वैल्यू को इधर 0.9 ले लेना। सो दिस F वुड बी 0.9। तो यहां से आपको A और B दोनों की वैल्यूज पता लग जाएंगी, एक 119.3 kpsi और एक -0.1441। अब आप SF इज इक्वल टू an रेज टू द पावर b के अंदर n की वैल्यू 70,000, A की वैल्यू 119.3 और B की वैल्यू -0.1441 डालेंगे तो यू विल गेट 23.9 kpsi। ठीक है, ऑब्वियसली दिस वैल्यू वुड बी ग्रेटर देन दिस एंड्योरेंस लिमिट, क्योंकि एंड्योरेंस लिमिट तो 10 रेज पावर 6 साइकिल्स के लिए, ये 7 इंटू 10 रेज पावर 4 साइकिल्स के लिए। सो इससे इट वुड अलाउ अ लिटिल मोर value of stress to be applied for the life to be limited to 70,000 cycles. तो दिस वुड बी योर आंसर फॉर द पार्ट 2। ये आपका पार्ट 1 का आंसर। एनी क्वेश्चंस जी इसके अंदर? नो क्वेश्चंस? नो सर। अच्छा चले, ओके मूविंग ऑन। अब हम आ जाते हैं फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। अभी तक देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बार बार कह रहा हूं इसके अंदर आपने बिल्कुल गलती नहीं करनी। अभी तक यहां तक ये जो हमने स्ट्रेस कंसंट्रेशन और नॉच सेंसिटिविटी का जो है वो टॉपिक पढ़ा है, यहां तक वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस ओनली। सो बेसिकली ये जो फॉर्मूला है एस एफ इज इक्वल टू एन रेज टू द पावर बी, या एन इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर ए होल रेज टू द पावर 1 ओवर बी, ये वो फॉर्मूलाज हैं जिनकी बेस पे आप किसी भी गिवन नंबर ऑफ साइकिल्स के ऊपर एस एफ फाइंड आउट कर सकते हैं, फटीग स्ट्रेंथ, या किसी भी गिवन स्ट्रेस के ऊपर नंबर ऑफ साइकिल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज फॉर कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस स्टेट ओनली। ठीक है, रिवर्सिंग स्ट्रेस के लिए, रिवर्सिंग स्ट्रेस के अंदर मीन वैल्यू ऑफ स्ट्रेस इज 0। ठीक है, अल्टीट्यूड जो है उसको सिग्मा ए कह देते हैं। जो आपको वैल्यू दी होती है ना कि स्ट्रेस की 30 kpsi है, वो एक्चुअली सिग्मा ए की वैल्यू जो कि मीन से मैक्सिमम के तक है, या मीन से मिनिमम सेम होगी दोनों केसेस में। व्हाट इफ माय स्ट्रेस डज नॉट फॉलो दिस पैटर्न, मेरी स्ट्रेस जो है वो कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस नहीं है। फॉर एग्जांपल वो इस तरह, मेरी स्ट्रेस में भी इस तरह,
उसकी मिनिमम वैल्यू भी एक पॉजिटिव वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू भी एक पॉजिटिव वैल्यू है, सो इट वुड हैव अ पॉजिटिव मीन वैल्यू एज वेल। ठीक है, जो सेंटर में मीन वैल्यू है ये भी पॉजिटिव होगी। इस केस में आप सिंपली डायरेक्टली ये वाले फॉर्मूलाज यूज नहीं कर सकते। यू विल हैव टू कम अप विद सम फेलियर क्राइटेरियंस दैट कैन बी अप्लाइड। ठीक है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस को कैरेक्टराइज कैसे कर सकते हैं। सो एक बात तो ये कि अगर मैं इधर दिखाऊं आपको, तो ये जो स्ट्रेसेस आपको मुख्तलिफ नजर आ रही हैं, दीज आर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। अब ये जो ए पार्ट है, इसमें फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के अंदर भी एक हाई फ्रीक्वेंसी रिपल मौजूद है, आपको नजर आ रही है। ठीक है, पार्ट बी और पार्ट सी में ये इसके अंदर मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस तो हैं, लेकिन दीज आर नॉट साइनोसाइडल स्ट्रेसेस। ठीक है, ये साइन वेव को फॉलो नहीं कर रहे, इसी तरह ये भी साइन वेव को फॉलो नहीं कर रहा। पार्ट डी जो है, ये है तो साइनोसाइडल फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, लेकिन इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं दोनों, ठीक है, और इसकी मीन वैल्यू भी पॉजिटिव ही आएगी। जो पार्ट ई है, इसको आप रिपीटेड स्ट्रेस कहते हैं। ये जीरो से एक मैक्सिमम, यानी इसमें सिग्मा मिन की वैल्यू जीरो होती है और सिग्मा मैक्स की वैल्यू एक जो है वो पॉजिटिव वैल्यू होती है, और सिग्मा एवरेज जो होती है वो हमेशा सिग्मा मैक्स बाय 2 के इक्वल होती है इस केस में। ठीक है, और सिग्मा अल्टरनेटिंग ऑब्वियसली वो सिग्मा मैक्स बाय 2 के इक्वल ही होगा, वो भी जो इसका अल्टरनेटिंग कंपोनेंट है। जो पार्ट एफ है, ये कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस है, जिसकी हम अभी तक जिक्र करते रहे, जो कि जिसकी मीन वैल्यू जीरो होती है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि इवन इफ योर साइक्लिक ये है साइक्लिक ही, ऑल्दो साइनोसाइडल नहीं है लेकिन साइक्लिक है, साइकिल्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये भी इन फ्रीक्वेंसी इन स्ट्रेसेस के अंदर, इवन दो दे आर नॉट साइनोसाइडल, द इंपॉर्टेंट थिंग इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ स्ट्रेसेस या लोड्स। लोड्स की वजह से स्ट्रेसेस पड़ती हैं, तो अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आपको पता हो, इधर इधर भी मैक्सिमम और मिनिमम, इधर भी मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है, अगर ये वैल्यूज आपको पता हो तो फिर आप इसको कैरेक्टराइज कर सकते हैं, अपने मॉडल्स बना सकते हैं इसके फेलियर के लिए। ठीक है, इधर गए, हाँ। सो एफ मैक्स एंड एफ मिन, यानी लोड जो मैक्सिमम और मिनिमम है, ये इंपॉर्टेंट है इसको कैरेक्टराइज करने के लिए। क्यों? क्योंकि इट हैज बीन फाउंड दैट इन पीरियोडिक पैटर्न्स, नॉट साइनोसाइडल, पीरियोडिक पैटर्न्स, कोई भी चीज रिपीट कर रही है अपने आप को, दे एग्जिबिट अ सिंगल मैक्सिमम एंड अ सिंगल मिनिमम ऑफ फोर्स। द शेप ऑफ द वेव इज नॉट important, shape is not important, but the peaks on both the high side and the low side are important. Thus f max and f min in a cycle of force can be used to characterize the force pattern. ठीक है, अब इसके अंदर दो चीजें हैं जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को लेके हम दो क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। वन इज नोन एज द मिड रेंज और द स्टेडी कंपोनेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मिड रेंज वैल्यू, और दूसरे को कहते हैं अल्टरनेटिंग कंपोनेंट ऑफ फोर्स, एफ ए। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं बेसिकली अगर कहूं कि ये मेरा सैंपल है, तो दिस इज एफ मिड रेंज, क्योंकि व्हाट इज दिस, दिस इज बेसिकली दिस प्लस दिस, यानी मैंने अपने सिग्नल को डिवाइड कर लिया एक कांस्टेंट वैल्यू और एक कंप्लीटली रिवर्स्ड स्ट्रेस की वैल्यू में। ठीक है, तो जो कंप्लीटली रिवर्स्ड वाला जो है, ये अगर एफ है सारे एफ, तो ये एफ मैक्स था, ये एफ मिन था, ये एफ एवरेज था,
तो ये मिड रेंज कंपोनेंट कहलाएगा, और एफ एम वुड बी इक्वल टू एफ मैक्स प्लस एफ मिन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो दिस कांस्टेंट वैल्यू, इसलिए इसको स्टेडी कंपोनेंट कह रहे हैं, ये कांस्टेंट है। दिस इज इक्वल टू एफ मैक्स प्लस एफ मिन डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और इसके साथ एक कंप्लीटली रिवर्स, ये एफ ए, ये वाला कंपोनेंट आ गया, ये कितना है जी? दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एफ मैक्स माइनस एफ मिन डिवाइडेड बाय 2। ये मोड क्यों लिया? क्योंकि ये बेसिकली नीचे भी हो सकती थी वैल्यू, या किसी, सो एफ ए एंड एफ एम can be used to characterize the fluctuating stress. ठीक है, इन सारे केसेस में हम, अच्छा ये तो फोर्स का था, अगर आप स्ट्रेस की बात करें तो अगेन आपके पास ये वाला जो कंपोनेंट है इसमें, दिस वुड बी सिग्मा एम, एंड सिग्मा एम वुड बी सिग्मा मैक्स प्लस सिग्मा मिन डिवाइडेड बाय 2। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये सिग्मा ए के इक्वल होगा, व्हिच विल बी इक्वल टू सिग्मा मैक्स माइनस सिग्मा मिन डिवाइडेड बाय 2, इसका मोड, बिल्कुल जैसे एफ मैक्स और एफ मिन के फॉर्मूला, क्योंकि लोड ही बेसिकली स्ट्रेस में कन्वर्ट हो रहा होता है। सो अब इसके अंदर आप देखें, ये मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान जो डिफरेंस है सिग्मा मैक्स और सिग्मा मिन के दरमियान, इसको रेंज कहते हैं, रेंज ऑफ स्ट्रेस। सिग्मा एम जो है इसको मिड रेंज स्ट्रेस कहते हैं, मिड रेंज कंपोनेंट, और सिग्मा एस जो है इसको, सिग्मा ए जो है इसको एम्पलीट्यूड कंपोनेंट या अल्टरनेटिंग कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है जी, सो और मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस जैसा कि आपको मालूम है। ठीक है, ओके, so steady or static stress is not the same as the mid-range stress. In fact, it may have any value between sigma min and sigma max. हाँ, साइनोसॉइडल स्ट्रेस के लिए सेम होंगी, लेकिन अगर साइनोसॉइडल नहीं है बल्कि फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस है, किसी और कर्व को फॉलो कर रही है, तो फिर द स्टेडी और स्टैटिक स्ट्रेस जो है ये, इसकी वैल्यू मिड रेंज से डिफरेंट होगी। इसी तरह स्टेडी स्ट्रेस exists because of a fixed load or a preload applied to the part and it is usually independent of the varying portion of the load. जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपकी एक कैंटिलीवर बीम, उसके ऊपर बेंडिंग लोड है और ये रोटेट हो रही है, अगर इसके ऊपर पहले से एक एक्सियल लोड भी था तो वो कांस्टेंट रहेगा। सो दिस एक्सियल लोड इज एक्चुअली व्हाट इट इज अ प्रीलोड अप्लाइड टू द पार्ट and it is usually independent of this varying portion, ये constant ही रहता है। ठीक है, a helical compression spring for example is always loaded into a space shorter than the free length of the spring. The stress created by this initial compression is called steady or static component of the stress. It is not same as the mid range stress. अब वो कहते हैं इसकी मैंने तो ये एग्जांपल दी, वो एग्जांपल ये दे रहा है कि आपका जो स्प्रिंग होता है, ठीक है, वो नॉर्मली जिन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो कंप्रेशन स्प्रिंग जो है जिन दो पॉइंट्स के दरमियान फिक्स्ड होता है, तो ऑलरेडी थोड़े से कंप्रेशन के अंदर होता है। ठीक है, इसके ऊपर सिग्मा सी ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। फिर जब ये दोनों प्लेट्स मूव करती हैं ऊपर नीचे, तो इसके ऊपर स्ट्रेस आती है, लेकिन ये सिग्मा सी का कंपोनेंट जो है ये अंडरलाइंग ऑलवेज दैट दिस इज अ प्री लोड। एनीवे जी, मिड रेंज कंपोनेंट स्ट्रेस और अल्टरनेटिंग कंपोनेंट के ये फॉर्मूलाज हैं, रेंज का ये फॉर्मूला, सॉरी स्ट्रेस रेशो का, सिग्मा मिन ओवर सिग्मा मैक्स स्ट्रेस रेशो डिनोटेड बाय कैपिटल आर, and capital A is amplitude ratio which is alternating component divided by mid range component of stress. इनकी रेशो को amplitude ratio कहते हैं। ठीक है जी, फिर कहता है कि
इन द एब्सेंस ऑफ नॉच सिग्मा ए और सिग्मा एम जो है वो अपनी नॉमिनल स्ट्रेस की वैल्यूज के इक्वल होते हैं, और अगर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर मौजूद हो तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं के एफ सिग्मा ए नॉट और के एफ सिग्मा एम नॉट में। सो हर प्रॉब्लम में आपको खुद ही देखना है कि क्या नॉच मौजूद है, क्या स्ट्रेस कंसंट्रेशन, क्या कोई डिसकंटिन्यूटी ज्योमेट्री में मौजूद है। अगर मौजूद है तो फिर आपने स्ट्रेस कंसंट्रेशन फटीग फैक्टर्स को भी कंसिडर करना है जब आप अपनी सिग्मा ए, सिग्मा एम, सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिन ये सारी वैल्यूज निकाल रहे होते हैं। अच्छा, आगे हमारा जो बेसिकली इशू होगा या जो टॉपिक होगा दैट वुड बी, ये ठीक है सारा, ये आप देख सकते हैं। दैट वुड बी बेसिकली फटीग फेलियर क्राइटेरिया फॉर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। ठीक है, फटीग फेलियर क्राइटेरिया फॉर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस। आपने फटीग फेलियर क्राइटेरिया रिवर्स, कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस के लिए देख लिया हुआ है। फटीग फेलियर क्राइटेरिया वो क्या है? दैट इज एस एफ इज इक्वल टू ए एन रेज टू दी पावर बी। आपको अगर नंबर ऑफ साइकिल्स गिवन हो, आप इससे एस एफ निकाले और उसको कंपेयर कर ले अप्लाइड स्ट्रेस से। अगर उससे कम है तो ठीक है, अगर ज्यादा है तो रीडिजाइन करने की जरूरत है। या आप एंड्योरेंस स्ट्रेंथ निकाल लेते हैं फॉर इनफाइनाइट लाइफ। अगर आपकी अगर आपकी स्ट्रेस जो है वो एस ई से कम है तो आप सीधा सा कह देते हैं कि मेरे पार्ट की इनफाइनाइट लाइफ है। और अगर आपकी एस ई से ज़्यादा है स्ट्रेस की वैल्यू, तो फिर आप नंबर ऑफ साइकिल्स निकालते हैं सिग्मा ए ओवर ए होल रेज पावर 1 ओवर बी, इस रिलेशनशिप से। ठीक है, दिस इज फॉर कंप्लीटली रिवर्स स्ट्रेस। फॉर फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस, ये जो हमने अभी पढ़ी है, फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस के लिए फटीग फेलियर क्राइटेरिया क्या होंगे? सो दिस इज द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट। और इसके अंदर जिस तरह आपने 5th चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि मुख्तलिफ थ्योरीज मौजूद हैं, वॉन माइसेस थ्योरी, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी, डक्टाइल कूलम मोहर थ्योरी, ब्रिटल कूलम मोहर थ्योरी, ठीक है, ये सारी थ्योरीज मौजूद थी। उसी तरह फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेसेस के लिए भी वी हैव अबाउट 4 डिफरेंट थ्योरीज जिनको हम यूज करते हैं, और हर एक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो ये 4-5 थ्योरीज हम आगे देखेंगे। तो लेट्स स्टॉप हियर, अभी हम इधर ख़त्म कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में शुरू करें, कंप्लीट हो जाए। एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं। वी स्टिल हैव अबाउट 15 मिनट्स टू गो। तो कोई क्वेश्चन है आपके तो ज़रूर बताइए, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए, कोई चीज़ समझ नहीं आई तो बताएं। I'll stop the recording.